हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट टाइम टेबल फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्मार्ट टाइम टेबल क्या होगा। आप अपने प्रतिदिन की स्टडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में आपका जीएस हो जाएगा, एक पार्ट में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक पार्ट में आपका करंट अफेयर्स और एक पार्ट में आपका सीसैट। क्योंकि सीसैट भी आप देखेंगे तो सीसैट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के समय में। बहुत से ऐसे बच्चे जो जीएस में जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बट सीसैट में ही वो फेल हो जा रहे हैं, तो सीसैट को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आपके इस स्मार्ट टाइम टेबल का एक पार्ट आपका सीसैट भी होगा। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस के लिए आप एटलीस्ट आप 3 से 4 आवर का समय निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 3 आवर्स का समय आपको जीएस के लिए निकालना है। देखिए, ये 3 से 4 आवर का जो टाइम है जीएस के लिए डिपेंड करेगा आपको डेली आपके पास कितने टाइम बच रहे हैं। जैसे अगर आपके पास डेली 10 घंटे आपको मिल जा रहा है, 8 से 10 घंटे आपको स्टडी करने के लिए मिल जा रहा है, एटलीस्ट कम से कम अगर आपको 10 घंटे का समय आपको डेली स्टडी करने के लिए मिल जा रहा है, तो आप 3 घंटे का समय आप जीएस के लिए निकाल सकते हैं। और 3 घंटे का समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए निकालना है, तो 3 6 हो गया। और 2 आवर्स का समय आपको निकालना है करंट अफेयर्स के लिए। तो आप करंट अफेयर्स के लिए 2 आवर्स का समय क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप अभी प्रिपरेशन तैयारी करने जा रहे हैं और आपका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का समय आपको करंट अफेयर्स के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय लग जाता है। और 1 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं सीसैट के लिए, 1 घंटे डेली आप सीसैट के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे आप देखें तो एटलीस्ट 9 आवर्स आ रहे हैं। तो जैसे 6 आवर आपका जीएस हो गया, 6 आवर आपका ऑप्शनल हो गया, 2 आवर्स आपका करंट अफेयर्स हो गया और 1 आवर आपका सीसैट, तो 9 आवर के करीब आ रहा है। तो अगर आपके पास 10 आवर्स का समय है, 8 to 10 आवर का समय, तो इस प्रकार से अपनी स्टडी प्लान को डेली को आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो जो जीएस के लिए आप 3 घंटे का समय निकाल रहे हैं, तो जीएस क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको पता है कि जब अगर आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको समय स्टार्टिंग में ज़्यादा देना पड़ेगा। कोई भी काम आप जब करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो कोई भी काम जब आप फर्स्ट टाइम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग फेज़ में। और वही स्टार्टिंग फेज़ जो होता है, जो किसी भी एग्ज़ाम का जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करने जा रहे हो, जो उसका स्टार्टिंग फेज़ होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पर आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती हैं, तो वो उन सभी प्रॉब्लम को फेस करके आपको आगे बढ़ना रहता है। तो इसलिए स्टार्टिंग फेज़ में आपके समय फेज़ में आपका समय ज़्यादा लग जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप 3 आवर्स का समय जीएस के लिए निकाल रहे हैं, तो आप जीएस के लिए आप जब आप जो एनसीईआरटी का सोर्स जो स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ करेंगे, आप उसको पढ़ें। साथ ही साथ आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपने साथ रखें, ताकि आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जीएस का, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसको अपने सिलेबस के थ्रू चेक कर सकें क्या ये आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी उस एनसीईआरटी के सोर्स को, उस स्टैंडर्ड बुक को आप उसके पढ़ने के अप्रोच को, यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़े, वो अप्रोच आप सीख पाओगे, जान पाओगे। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 3 आवर्स का समय आपको जीएस के लिए निकालना है। और कैसे पढ़ना है उसको आपको सिलेबस के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको साथ में रखना है। अब ऑप्शनल की बात करें, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे का समय देना है इस समय। क्योंकि ऑप्शनल भी आपके लिए हो सकता है आपके बैकग्राउंड का हो या आपके बैकग्राउंड का नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड का है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा कि काफ़ी कुछ आपको पहले से पता होगा। बट अगर आपके बैकग्राउंड का नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय स्टार्टिंग फेज़ में लगता है। तो ये पैनिक नहीं होना, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे स्टार्टिंग में आपको समय देना पड़ेगा। जैसे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई वस्तु आपसे विरामावस्था में है और उसको गति में लाना है, तो उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। आपको उसको गति में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा फोर्स। लेकिन जब वो गति में आ जाता है, वैसे आप जो फोर्स होता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होने लगता है। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि आप
साइंस के एंगल से देखें तो वो भी वहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चलाने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चलाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वो साइकिल वो एक मोशन में गति में आ जाएगा तो फिर आपको उतने जितना फोर्स आपने स्टार्टिंग में लगाया था तो उतना फोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम ही फोर्स में वो मूव करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो कोई भी काम आप करेंगे अपने दिमाग में सेट कर लें, अपने माइंड सेट में कि मतलब कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। तो इसलिए आपका जो स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग में जैसे आपके पास लगभग 10 घंटे का समय है तो वो लग जाता है 10 घंटे का समय। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से 6 to 10 मंथ, 5 to 6 मंथ, 6 to 8 to 10 मंथ अगर आपने ईमानदारी से मेहनत से आपने पढ़ लिया तो फिर वो जो 10 आवर का समय आपने निकाला था वो आपको वही काम आपका 6 to 7 आवर्स में हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में समय लगता है। एक साल आपने जम की मेहनत इस तरीके से कर दी, अगर आपने 8 से 10 घंटे स्टार्टिंग एक साल जम की मेहनत कर दी, फोकस होकर आपने स्टडी कर दिया, तो ये मान के चलिए आने वाले समय में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आपका समय भी कम हो जाएगा, यानी वो काम जो आप पहले 10 घंटे में कर रहे थे वो काम आपका 6 to 7 आवर में हो जाएगा। और CSAT की बात करें, जो CSAT है तो CSAT के लिए आपको 1 घंटे का डेली का समय देना है, क्योंकि CSAT में आप देख रहे हो कि CSAT में बहुत से बच्चे फेल, CSAT का जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बहुत से बच्चे जो है उसमें फेल हो जा रहे हैं। तो आपको CSAT को इग्नोर नहीं करना। अगर आपके पास 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का जो भी समय आपके पास है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, आप CSAT के लिए डेली 1 घंटे का समय निकालें। अब बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स जो होता है, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ने जाओगे स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताया कि करंट अफेयर्स के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे जो आपकी ना तो पॉलिटी क्लियर है, आपकी ना तो इकोनॉमिक्स क्लियर है, आपको ना तो जियोग्राफी के बारे में पता है, ना तो इन्वायरमेंट के बारे में पता है, ना तो साइंस एंड टेक के बारे में आपको मतलब स्टैटिक कुछ तो आपको क्लियर ही नहीं है। जब आपका कुछ स्टैटिक क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे में समय ज़्यादा लग सकता है। कोई टॉपिक से आप कोई करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है, अब उसको पढ़ रहे हो, अब उसका जो स्टैटिक पोर्शन आपको नहीं पता है, तो ऐसे में पहले आपको उसके स्टैटिक पोर्शन को जानना पड़ेगा। जब उसके स्टैटिक पोर्शन को जानोगे तो वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसलिए समय थोड़ा सा आपको, इसलिए हमने आपको बोला कि 2 घंटे का समय स्टार्टिंग में रखें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आपका ये समय बढ़ता जाएगा और आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे वो समय आपका कम होने लगेगा। क्योंकि एक समय ऐसा है कि जब आपकी जो जीएस का आपने टाइम टेबल रखा है, जीएस के लिए आपने 3 घंटे का समय रखा है, वो जब जीएस की जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर जब आपकी बेहतर पकड़ हो जाएगी, जीएस के स्टैटिक पोर्शन पे जब आपकी बेहतर पकड़ हो जाएगी तो फिर आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान, आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही आसान हो जाएगा। करंट अफेयर्स स्टार्टिंग में इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपको स्टैटिक पोर्शन कुछ पता ही नहीं है, और जो स्टैटिक पोर्शन उसमें कुछ आ जाता है आपके सम्मुख तो नई चीज़ें होती है, और कोई भी चीज़ जो नई चीज़ आपके सम्मुख आती है तो आपका जो दिमाग है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, आपके दिमाग को नया, आपके माइंड को पूरा नया लगता है दिमाग को, तो फिर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पाता है। तो धीरे धीरे जैसे आपका जीएस पे पकड़ बनती जाएगी वैसे से आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ बनती जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं इसके माध्यम से मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने स्मार्ट टाइम टेबल जो आपने बना लिया और 4 सेक्शन आपने डिवाइड करके, तो इसको पूरा करना भी एक चैलेंज होता है। अपने जो समय आपने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में अपने स्टडी प्लान को, आपके पास 1 साल का समय है, 1.5 से 2 साल का जो समय भी है, या 2025 में देने जा रहे हैं, 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो भी समय आपके पास है, अब ये जो चैलेंज है आपको इसको कैसे डेली 8 से 10 घंटे इसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे फोकस होकर स्टडी करना है। तो हमने आपको क्या बोला कि आपको अपने माइंड को भी सेट करना है। माइंड को कैसे सेट करना है कि आपको पता है कि जब आप अभी फर्स्ट टाइम आप तैयारी करने जा रहे हो, अभी आपने इससे पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको एक सम्मुख दिक्कतें आएंगी, समस्या आपके सम्मुख स्टार्टिंग में आएगा, और आपको पैनिक नहीं होना है। उसको थोड़ा समय आपका ज़्यादा लग रहा है तो उसको अधिक समय दे करके आपको उसको यूट्यूब की मदद से या गूगल की मदद से उस समस्या का आपको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, उस टॉपिक को समझना चाहिए, उस टॉपिक को आपको समझने पे ज़्यादा समय देना चाहिए। यही एक फेज़ होगा, यही 1 साल का जो फेज़ होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है, चीज़ें आपको ज़्यादा समझना रहता है, तो ये स्टार्टिंग फेज़ में ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम आप करने जाओगे तो फर्स्ट फेज में आपको समय देना पड़ता है, वो ये पहले माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे ये 90% बच्चे जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, 90% बच्चे इसी फेज़ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज़ ही सबसे डिफिकल्ट होता है। एक बार अगर आपने मेहनत करके फर्स्ट फेज़ पे विजय प्राप्त कर ली, फर्स्ट फेज़ में आपने मेहनत से स्टडी कर लिया, अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, आपने जो टाइम टेबल बनाया था उसको ईमानदारी से फॉलो किया,
अच्छे से कर लिया तो सेकंड फेज़ आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और सेकंड फेज़ यानी फर्स्ट फेज़ को अगर आपने कंप्लीट करके मेहनत करके आप सेकंड फेज़ में आ जाओगे तो फिर सेकंड फेज़ से फिर आप वापस नहीं आओगे। जो बच्चा यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में 90% जो इस एग्ज़ाम की तैयारी बाहर जिससे जो हर साल आते हैं उसमें से 90% एक साल के अंदर इस एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फेज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट फेज़ काफ़ी चैलेंज होता है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, क्या पढ़े कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा, स्टैंड बुक पढ़े नहीं समझ में आ रहा, करंट अफेयर्स पढ़े नहीं समझ में आ रहा, बहुत चैलेंज होता है, बहुत चैलेंज होता है। वो उस चैलेंज को नहीं फेस कर पाते, वो छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। तो माइंड सेट कर लेना कि टाइम टेबल बनाना ही बड़ी बात नहीं कि आपने टाइम टेबल बना रखा। टाइम टेबल लोग डेली बनाते हैं, डेली टाइम टेबल पूरे साल टाइम टेबल बनाने में लगा देते हैं कभी, लेकिन फोकस तो स्टडी नहीं कर पाते। तो हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि जो आप टाइम टेबल आप बना रहे हैं स्मार्ट टाइम टेबल, उसे कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, वो आपको अपना माइंड सेट करना है कि ये स्टार्टिंग फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ में आपका समय लगेगा, एक आध घंटे एक्स्ट्रा भी लग जा रहे हैं तो आप वो एक्स्ट्रा समय देने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। फर्स्ट फेज में बहुत सी जो प्रॉब्लम आपके सम्मुख आएंगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें। अगर समय आधे घंटे और एक्स्ट्रा लग रहा है उसको भी देने का प्रयास करें, लेकिन पैनिक मत हो, क्योंकि फर्स्ट फेज ही आपका डिफिकल्ट होगा। फर्स्ट फेज से अगर आप निकल करके सेकंड फेज में आएंगे तो आप इस एग्ज़ाम में तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अधिकांश 90% बच्चे किस फेज से बाहर होते हैं? फर्स्ट फेज से। तो ये आपको ध्यान में ये पॉइंट आपको रखना चाहिए। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।